दोस्तों जोहार, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज फिर से जुड़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग एक वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी के साथ जो मेकॉन लिमिटेड रांची के द्वारा पब्लिश की गई है, आइए देखते हैं दोस्तों ये नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के बारे में। तो अभी हम लोग मेकॉन के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश करियर सेक्शन में जाने के लिए यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों आप सभी लोग के नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रेगुलर पे ऑफ स्केल में वैकेंसी आई है मेकॉन लिमिटेड की तरफ से। एक ब्रीफ में जान लेंगे दोस्तों हम लोग मेकॉन के बारे में भी कि मेकॉन है क्या। जैसा कि आप लोग जानते होंगे और मैं आप लोगों को बता दूं, मेकॉन लिमिटेड जो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है, एक कंपनी है। ISO 9001 कंपनी है दोस्तों। आइए देखते हैं कि रेगुलर पे ऑफ स्केल के लिए इन्होंने जो वैकेंसी लाई है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की, उसके बारे में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों, इस पे हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं कि मेकॉन है क्या। तो मेकॉन जो है, जैसा इन्होंने लिखा है दोस्तों अपने साइट पे भी, कि एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, मिनी रत्ना कैटेगरी A की कंपनी है दोस्तों अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो मेनली कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, PMC सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल। रिसेंटली इनका आउटसाइड इंडिया दुबई में भी एक ऑफिस खुला है दोस्तों, जिसका प्रोग्रेस भी अच्छा है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेकॉन इस बहाली के बारे में क्या इन्होंने इनविटेशन दिया है। तो इसी तरीके से दोस्तों इस एडवर्टीज़मेंट में अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि पोस्ट डिटेल इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया है और यहाँ इन्होंने बताया है कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो क्या है। तो इन्होंने बताया कि SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 2 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 है, EWS के लिए 2 है और जनरल कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है दोस्तों। सही है। यहाँ पे हम लोगों को आप लोगों को कोई भी हमको लगता है समस्या होनी नहीं चाहिए। एक छोटी समस्या मुझे दिख रही है दोस्तों कि पोस्ट कोड 1 से लेकर 4 तक इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है अलग अलग पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड असिस्टेंट सेक्रेटेरियल सर्विसेज। लेकिन ये जो कैटेगरी वाइज इसका एलोकेशन है दोस्तों, वो पता नहीं चल पा रहा है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है। इन्होंने कम्प्लीटली जो 26 पोस्ट है दोस्तों, 24 पोस्ट का डिवीज़न कर दिया है 12 में। अब ये 12 के 12 जो है दोस्तों वो अकाउंट्स वाले हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ये इसमें पता नहीं चल पा रहा है। फिर खैर इस पर बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कि क्या वैकेंसी के बारे में इन्होंने बताया। तो अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है दोस्तों पोस्ट कोड 1 के लिए, उसमें ये लोग इंटरमीडिएट CA मांग रहे हैं। यानी कि जैसे ही आप CA स्ट्रीम के लिए इनरोल करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट है तो आप फाउंडेशन आपके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, और अगर आप 12th के बाद स्टार्ट करते हैं तो पहले फाउंडेशन होता है दोस्तों इंटरमीडिएट, देन फाइनल ईयर में अगर आप फाइनल निकालते हैं तो आप सर्टिफाइड CA कहलाते हैं। तो इन्होंने इंटरमीडिएट पास मांगा है। दूसरा HR है, उसके लिए इन्होंने BBA मांगा है एज़ पर बिजनेस सिनेरियो या जो करंट टाइम में डिमांड है उसको देखते हुए। ये ठीक है दोस्तों यहाँ भी कि BBA के साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कोई भी आप लोग DCA का सर्टिफिकेट लगा देंगे चलेगा, नहीं भी है तो चलेगा दोस्तों। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने BBA मांगा है, असिस्टेंट के पोस्ट है सारे। फिर असिस्टेंट सेक्रेटेरियल सर्विसेज, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों इनका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एनी ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में हम जब देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है हमारा DOPT, उसका गाइडलाइन बोलता है दोस्तों कि असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के लिए
एनी ग्रेजुएट विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज, ऐसा होना चाहिए, बट इन्होंने जो भी रखा है ठीक है दोस्तों, ये इनका अपना रिक्वायरमेंट होगा। S6 ग्रेड की ये वैकेंसी है और इन्होंने पे स्केल के रिगार्डिंग जो है दोस्तों वो बता दिया है, आइए देख लेते हैं। तो 27,710 से लेके 53,590 का बेसिक है दोस्तों, यानी आपका सैलरी ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 55 से 60 हज़ार के बीच होगा, क्योंकि इनका पर्क्स एंड अलावेंसेस वगैरह बहुत होते हैं, कुछ होता है दोस्तों। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, जिनका 60% मार्क्स है फ्रेंड्स, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा है। यानी 59.99% भी अगर आपका है तो आपको नहीं लिया जाएगा। राउंडिंग ऑफ जो है आपका विल बी कंसिडर ओनली 60, तो पॉइंट का यहाँ पे राउंडिंग नहीं है, ये इन्होंने बताया है। अब हम लोग एडवर्टीज़मेंट में आगे की तरफ आते हैं। तो रिजर्वेशन के बारे में हो बहु आप तो जान रहे होंगे कि अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ इन्होंने रिजर्वेशन का बात किया है। ST SC के लिए 5 साल का रिजर्वेशन और OBC के लिए 3 साल का, जो भी सेंट्रल का गाइडलाइन है दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और वो कट ऑफ डेट जो होगी एडवर्टीज़मेंट की वो आपकी 3/3/2026 होगी, ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मोड ऑफ जो सिलेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके बारे में इन्होंने बताया। वो बताया कि CBT एग्ज़ाम ये लोग लेंगे किसी एजेंसी के माध्यम से। CBT एग्ज़ाम में उन्हीं को बुलाया जाएगा दोस्तों। लिखता है एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द CBT शैल बी डन बिफोर द डेट and the computer based on the scrutiny of the application against the information and declaration and supporting documents provided by the candidate। यानी आप जो भी टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स देते हैं दोस्तों वो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, तो ये लोग आपको कॉल अप करेंगे। CBT एग्ज़ाम के लिए आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड भी इशू नहीं होगा। ये ठीक है, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है इनका। इसके बाद CBT होगा। CBT में जो लोग जैसा मार्क्स लाएंगे वो वेबसाइट पे इन्होंने बताया है कि सिमिलरली द फाइनल लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो मेकॉन के जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ CBT यानी कि एग्ज़ाम का क्या स्कीम होगा दोस्तों वो इन्होंने बताया। तो देयर वुड बी अ नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग होगा। तो नंबर ऑफ़ सेक्शन और क्वेश्चंस के बारे में इन्होंने बता दिया। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे दोस्तों और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 0.25 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपका हाफ का भी हाफ जो है वो मार्क्स कट जाएगा दोस्तों 0.5। अब यहाँ इन्होंने जो इनका 2 कैडर है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्रेटेरिएट सर्विसेज है और अकाउंट्स एंड HR को इन्होंने सिमिलरली एक डिफरेंट कैडर मांगा है। ठीक है, HR में जो भी CCS रूल है, GFR है दोस्तों, CDS रूल है, इन सब से रिलेटेड 50 नंबर का क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे। और एडमिन एंड सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के लिए इन्होंने बता दिया कि आपका करंट अफेयर्स होगा दोस्तों 15 नंबर का, क्वांट तो आप समझ रहे हैं, मैथ्स हो गया आपका 20 नंबर का, 20 नंबर का यहाँ पे आपका रीजनिंग होगा, 15 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर कंप्यूटर, और फिर डोमेन जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं और सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में फाइलिंग वगैरह का जो भी रूल्स है उससे रिलेटेड 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, OBC और जनरल EWS वालों के लिए 875 रुपये और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 625 रुपये। तो ये पेमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने बताया दोस्तों। और रिम्यूनरेशन के बारे में बताया कि बेसिक जो ऊपर में उन्होंने बताया था 27,710 के अलावा बेसिक में इनका DA पैटर्न IDA पैटर्न है दोस्तों। IDA मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलावेंस, इस पैटर्न पे ये लोग काम करते हैं, जिसमें आपको HRA मिलेगा अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो, पर्सन अलावेंसेस है, और परमानेंट में जो है आपको PRP भी मिल रहा है दोस्तों, आपको नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आप हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर बेनिफिट्स भी है, जैसे आपको PF मिलेगा दोस्तों, लीव है, GPA है, जनरल पेंशन स्कीम एंड नेशनल पेंशन स्कीम दोनों है दोस्तों। उसके बाद PSMBS जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों,
हम लोग देखते हैं पोस्ट सुपरएनुएशन मेडिकल बेनिफिट्स स्कीम, यानी आप रिटायर कर जाते हैं उसके बाद भी आपको मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह मिलती रहेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको बताया गया है, एनीवेयर इंडिया में जो काम करने के लिए रेडी है उनको ही कहा जा रहा है कि आप लोग भरिए, उनसे एप्लीकेशन वो लोग अपेक्षा करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा अपॉइंटमेंट से पहले, ये इन्होंने बताया, ठीक है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, हर जगह होता है दोस्तों। अब कैसे भरना है तो ये बता रहे हैं कि उनका करियर एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके मेकॉन के ऑफिशियल वेबसाइट से भरना है। ये सारे डॉक्यूमेंट है इन्होंने बताया। बीबीए एंड इंटरमीडिएट जो है CICWA होना चाहिए और आधार आपके पास होना चाहिए दोस्तों। आधार में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को ये प्रायोरिटी देंगे, और आधार जो है किसी इन्फॉर्मेशन में मिसमैच होता है तो आधार के बेस पे आपका डाटा को ये लोग वेरीफाई करेंगे। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पे दोस्तों, गवर्नमेंट, सेंट्रल अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको NOC देना है। सच कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन शुड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, लिख रहा, अपलोडेड नो ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंगली, आपको देना है, वही सब है। ऑल ओरिजिनल वगैरह ये जो है, सपोर्ट ऑफ क्लेम एंड फर्दर स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। लिखता है कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट of their claim and further scrutiny of the application shall be undertaken at the time of joining। जब आप करने आएंगे दोस्तों CBT के बाद जो रिजल्ट आएगा तब। इन एप्लीकेशन नॉट फाउंड सस्टेंड, लिख रहा है सस्टेंडेड, द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। ये तो सबका होता है दोस्तों, डिस्क्रिपेंसी अगर होता है तो मेकॉन के पास रिजर्व रहता है राइट कि वो उस एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे साइट में दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी आपके द्वारा स्व हस्ताक्षरित होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट के नीचे में। और आगे फिर इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज वगैरह जो है उसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, इस पर फाइनल डिसीजन में कौन का होगा। फिर यहाँ एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा है, फाइनलाइजेशन एंड एलिजिबल कैंडिडेट टू अपीयर द CBT शैल बी डन बिफोर द इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड टू अपीयर द CBT, यानी कि उन आवेदनों का, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है उसको ये लोग वेरीफाई करेंगे CBT के लिए एडमिट कार्ड इशू करने से पहले, बेस्ड ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो ये पहले ये चीज़ें बता दी गई थी दोस्तों। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे हम लोग कि हेंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर देयर ओन, यानी अपने एंड से उनको कंफर्म होना है दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया against the post applied as mentioned in the advertisement and have all the relevant document in support of their claim, यानी वो जो दावा कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये है, उसका बिफोर द रजिस्ट्रेशन सब कुछ उनके पास होना चाहिए। तो ठीक है, ये सब इन जनरल बातें हैं दोस्तों, इसमें कुछ खास है नहीं। हिंदी और इंग्लिश में लिख रहा है कि सबमिट देना है सर्टिफिकेट, अगर आपने बंगाल से किया है, आंध्रा से किया है, कोई और लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो आपको उसका ट्रांसलेशन देना होगा, सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन देना होगा हिंदी या इधर इंग्लिश में, ठीक है। ये ST SC OBC के लिए इन्होंने वो रिजर्वेशन की बात कही। बस इतना ही था दोस्तों। तो मेकॉन लिमिटेड एक PSU है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर, दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट के अंदर एक PSU है जो रांची में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, झारखंड में दोस्तों। तो आप सभी के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है एक रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसी के लिए, जहां 55 से 60 हज़ार आपकी इन हैंड सैलरी होगी दोस्तों। और आप झारखंड से है तो आपके लिए बहुत बेहतर है इस सिनेरियो में यहाँ पे काम करना। तो हमको लगता है दोस्तों कि बाकी इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर होगा। इन्होंने 4 पोस्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट दिया है, वो 4 पोस्ट जो है दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। अकाउंटेंट है, असिस्टेंट HR, एडमिन, सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, इस तरीके से 4 पोजीशंस है। और ये S6 लेवल की बहाली है। इनका कैडर होता है दोस्तों, 3 टाइप के कैडर होते हैं मेकॉन में, इनका अपना ये स्ट्रक्चर है। एक तो आपका कैडर होता है एग्जीक्यूटिव का दोस्तों, जो IIT NIT से कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, तो उनका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है मैनेजमेंट ट्रेनी से होते हुए E1 से होते हुए E9 E10 तक जाते हैं दोस्तों, ED तक शायद वो लोग जाते हैं।
और एक कैडर होता है इनका S1 से लेके जो सपोर्ट स्टाफ का कैडर है, जैसे मैसेंजर है, ड्राइवर्स है, अदर स्टाफ्स है, तो S1 से लेके ये S11 तक जाता है शायद, मुझे जहाँ तक याद है। और एक और इनका कैडर होता है जो सीनियर सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, जैसे ASO है, असिस्टेंट है, इस तरह के एक कैडर होती है जिसको SL1 से लेके SL4 तक इनका वो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो जाता है। तो इस तरीके से इनका 3 कैडर है। 2 कैडर नॉन एग्जीक्यूटिव है दोस्तों, SL वाला एंड S वाला जो कैडर है इनका, और E वाला जो कैडर है दोस्तों वो इनका परमानेंट कैडर है। तो इस तरीके से क्लियर होगा, साफ़ सुथरा इन्होंने बता दिया कि हर एक पोस्ट के लिए इनको BBA चाहिए होगा, और सिर्फ अकाउंट्स वाले पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट CA चाहिए। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे, और भरिए सभी को मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है दोस्तों। आप लोग जम के तैयारी भी कीजिए, कोई प्रतिष्ठित बॉडी जैसे TCS वगैरह से एग्ज़ाम ली जाएगी, तो आप लोग मेहनत में लगिए। सिलेबस बहुत अच्छा है दोस्तों, सिलेबस तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अकाउंट्स एंड HR के लिए 50 नंबर का आपका सिलेबस इसी फील्ड से है दोस्तों, और फिर बाकी जो है एडमिन एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज के लिए आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो 20 मार्क्स का है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। जोहार।